आप सभी का जीतू लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग समान ज्ञान के बारे में जानेंगे और इसमें विविध प्रकार के प्रश्न हैं जो भी हैं विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा गया है और खासकर यह बीपीएससी, एसएससी जो शिक्षक बहाली कहिए, टीचर कहिए या सी टेट का कहिए या सिपाही भर्ती है, दरोगा, इन सबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग समय को बिना गवाए चलते हैं हम लोग अपने विषय पे। तो चलिए हमारा प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में बीपीएससी के परीक्षा में यह पूछा गया है। मैं डेट नहीं दे पाया यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कीट संवर्धन क्या है। तो ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो यहाँ पे आपको बता देता हूं सबसे पहले कि आखिर ये कीट संवर्धन है क्या। तो कीट संवर्धन जो है, आप लोग जान लीजिए कि कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। ठीक है, कीटों जैसे कि मान लिया जाए केचुआ हो गया, ठीक है, तो केचुआ जैसे कीटों का वृद्धि करने का यह विज्ञान है। अब आप लोग कहिएगा ये केचुआ क्या है, तो केचुआ के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। केचुआ को किस किस नामों से जाना जाता है, तो इसे किसान मित्र कहा जाता है, ठीक है, किसान मित्र कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, इसे भूमि का आंत कहा जाता है, भूमि का आंत कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग ये चीज याद रखेंगे कि जो केचुआ है इसे क्या कहा जाता है, किसान मित्र कहा जाता है, भूमि का आंत कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, यानी कि ऑप्शन का इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है, तो ऑप्शन है यहाँ पे मेंडल का नियम, अनुवांशिकता और विचरण, डीएनए संरचना, जैव विकास। तो इसका सही जवाब है अनुवांशिकता और विचरण। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, डेंगू को, मेनिंजाइटिस को, रेबीज को, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं किसे। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे रोगी नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से घबराते हैं, रोग को कहते हैं। तो यहाँ पे डेंगू है, मेनिंजाइटिस है, रेबीज है। तो मैं आपको इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जवाब रेबीज है। अब रेबीज जो है क्या है, तो रेबीज विषाणु से होने वाला रोग है। हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो रेबीज है वो किस चीज से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, और साथ ही यह जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ एवं जंगली जानवर जैसे लोमड़ी हो गया, रैकून हो गया इत्यादि है, उनमें यह पाया जाता है। और यह जो है प्रभावित किसे करता है, तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को। इसे ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि रेबीज को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है। ये जो प्लेग बीमारी है ये चूहा से होता है, सही है। रेबीज जो है कुत्ता से होता है, ये भी सही है। टेपवर्म सुअर से होता है, यानी इसके संक्रमित से भी टेपवर्म होते हैं। यहाँ पे पोलियो बंदर से है, तो ये आपका गलत है जोड़ी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पीली क्रांति, ध्यान दीजिएगा, पीली क्रांति संबंधित है उर्वरकों के उत्पादन से, मत्स्य और समुद्री उत्पादन से, तिलहनों के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। यहाँ पे है उर्वरकों के उत्पादन से। क्या पीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है, तो नहीं, जो उर्वरकों के उत्पादन से था उसका नाम भूरी क्रांति था। आप लोग ये भी याद कीजिएगा कि आपका जो प्रश्न है उसका जवाब तो दे ही रहे, लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे, ऑप्शन से भी सीखेंगे कि उर्वरकों की भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका उर्वरकों के उत्पादन से। फिर है मत्स्य और समुद्री उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो ये नीली क्रांति से संबंधित था। ठीक है, ये नीली क्रांति। इसको कैसे याद किया जाए, तो हम लोग ये चीज एक चीज ध्यान देंगे कि यह जो मत्स्य है, यानी जल में, जल हम लोग कहते हैं समुद्र का पानी का रंग नीला होता है, तो ये आपका नीली क्रांति हो गया। तिलहन के उत्पादन से, तो ये जो आपका पीली क्रांति है ये तिलहनों के उत्पादनों से है, तो इसका जवाब हो जाएगा। अब है यहाँ पे दूध उत्पादन, तो ये किससे है, तो ये आपका सफेद क्रांति है। ठीक है, हम लोग साथ में एक प्रश्न से हम लोग कई प्रश्न सीखेंगे, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि पीली क्रांति ही आ जाए, भूरी क्रांति आ सकता है, नीली क्रांति आ सकता है, सफेद क्रांति आ सकता है। इसलिए हम लोग इन प्रश्नों को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे है लखनऊ है, फिर हमारा भोपाल है, फिर हमारा दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लखनऊ है वो क्या है, वहां कोई संस्थान है,
तो हाँ लखनऊ में है। वो क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान है। हम लोग इसे भी याद करेंगे, हम लोग ऑप्शन से भी हम लोग कोशिश करेंगे सीखने का। तो यहां पे क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान है। कहां पे? तो हमारा लखनऊ में है। फिर और आप लोग को बता देते हैं भोपाल में क्या है। तो भोपाल में आपका केंद्रीय कृषि, केंद्रीय कृषि, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केंद्रीय कृषि और क्या है? अभियंत्रण संस्थान, अभियंत्रण। भोपाल में आपका केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान है। ठीक है, अभियंत्रण संस्थान। ठीक है, ये आपका कहाँ है? भोपाल में। हम लोग इसे याद करेंगे, इसे भी लिख लेंगे कि केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ये आपका केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। हम लोग इस तरह से याद करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी कब? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1924 ईस्वी में। और आपको यह भी मैं बता देता हूं कि इस परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आप लोग ही सोच के बताइए। तो वो थे जे टाटा। कौन थे? जे टाटा। यानी कि हमारे भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा थे। ठीक है, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर अभयारण्य। इसका सही जवाब जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जिसकी स्थापना जो हुई थी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है। तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। हम लोग ये भी याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड है, तो हम लोग इसे भी याद करेंगे। ठीक है, और इस पार्क से ही रामगंगा नदी भी बहती है। हम लोग ये भी ध्यान देंगे, अगर पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है, तो हम लोग कहेंगे रामगंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहां पे आर्यभट्ट है, उसके बाद वानभट्ट है, विष्णुगुप्त है, परिमल गुप्त है। तो इसका सही जवाब है वानभट्ट। आखिर हर्षचरित नामक पुस्तक में क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हर्षचरित नामक पुस्तक है, इसमें वर्धन वंश के इतिहास का स्रोत है। वर्धन है वंश के इतिहास का स्रोत है। वर्धन वंश के बारे में अगर हम लोग को जानना है, पूरी जानकारी चाहिए, तो हमें वो कहां से मिलेगा? हर्षचरित नामक ग्रंथ से, जिसको लिखा था वानभट्ट साहब ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? यह भी आया हुआ प्रश्न है और मैं उसी को कलेक्ट किया हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो यहां पे दिल्ली है, लाहौर है, अजमेर है, लखनऊती है। सबसे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। एकदम गुलाम वंश। आपको यह भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी तो किस वंश हुई थी? गुलाम वंश से। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका संस्थापक नहीं माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली में नहीं थी। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को न मान करके किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। यह भी हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे इल्तुतमिश। कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम थे। किनके थे? तो ये मोहम्मद गोरी के थे। जब भारत में आए थे तो उस समय ये गुलाम थे, और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु भी हो गई तो भी इन्होंने खुद सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये खुद को इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श।
लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। और क्या कहा जाता था? कुरान खान कहा जाता है, कुरान खां। कुरान खां क्यों कहा जाता है? तो इसका भी एक इतिहास है कि ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को बहुत ही सुरीले ढंग से लयबद्ध तरीके से पढ़ते थे। यही इसी कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी शासन लाहौर से ही शासन करते थे, उनकी राजधानी लाहौर ही थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहां? लाहौर। आपको बहुत सारा यहां पे मैंने प्रश्न करा दिया। हो गया गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश से क्या रिलेशन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। फिर और क्या था? लाख बख्श किन्हें कहा जाता है? लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुरान खां किन्हें कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हम लोग इसी प्रकार से प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद लिखा हुआ है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो इसका सही जवाब है मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। हम लोग इसे याद रखेंगे कि कहां है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर में है। और क्या है ये? एक मस्जिद है। इसे किसने बनवाया था? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए हम लोग इसे जरूर याद रखेंगे कि अगर कहे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी सवाल हो सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? तो अजमेर में है। फिर और क्या है? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने ज्यादा निर्माण नहीं कराया था। एक आपका 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, एक आपका दिल्ली में इन्होंने करवाया था। दिल्ली में क्या क्या? दिल्ली में इन्होंने 2 चीज बनवाया था। एक क्या? एक दिल्ली में बनवाया था कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम याद रखेंगे हम लोग। और एक इन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार की निर्माण इन्होंने ही शुरू की थी। ये भी जो दिल्ली में अभी कुतुब मीनार है, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलने के दौरान। तो फिर इस कुतुब मीनार का कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है,